तो आज हम शुरू कर लेते हैं पीपीई के अंदर ही बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर यहाँ पे पीपीई से लिंक कैसे होगा। तो वहाँ एक एक करके एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा आप अगर मार्केट से जाके एसेट खरीद के अपने पास इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो लेट से मैं मार्केट गया, मैंने कहा भाई मुझे ये मशीनरी चाहिए, मैंने मार्केट से वो मशीनरी उठाई 5 लाख रुपए की। कितने की? कोई आपसे पूछा आपने एसेट पे पैसे कितने लगाए, आप क्या बोलेंगे? 5 लाख रुपए। अच्छा, व्हाट्सएवर ये भी हो सकता है कि आपने वो मशीनरी इंपोर्ट करवाई और आपने कहा मैंने जो मशीनरी इंपोर्ट करवाई थी वो 5 लाख रुपए की थी, उस पर मैंने ये ड्यूटी पे की जो मुझे वापस नहीं मिलेगी। अज्यूम करो कि ड्यूटी है 20,000 रुपए की, तो आपको एसेट कितने का पड़ गया? 5-20 का। अच्छा, फिर आ गया एक बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ये आईएएस आपको ये कहता है कि हो सकता है कि आप एक एसेट खुद बनाएं। ये आईएएस क्या कहता है कि हो सकता है कि आप ये एसेट खुद बनाएं। देखें यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूं ना, एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, पर इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं बेसिक सी, जब मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो मैं किसके पास भागूंगा? बैंक के पास। अब दो अलग अलग फिनोमिना लेके चलने वापस से हम सीख रहे हैं बोरिंग कॉस्ट का अमल दखल इस पीपीई में क्या है। सही है, हमने बोला मुझे एक एसेट बनाना है, मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। अच्छा जी, बैंक से जब मैं पैसा लेके आऊंगा तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, अज्यूमिंग के मैंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। सही है भाई, ये 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ ये लायबिलिटी जो है ये बैंक की तरफ है और ये जो कैश है ये मेरे पास फंड्स आ गए। अच्छा, अब यही कैश उठा के मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, बोलूंगा मुझे ये एसेट बना के दो, मुझे ये एसेट बना के दो। फोकस होकर सुनना, हमने क्या किया, यही पैसे में से कोई 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए, देने पूरे 5 ही हैं, पर जाहिर सी बात है पेमेंट टर्म्स तो अपनी होती है ना कि इतना % काम होगा तो इतने पैसे। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि भाई हमसे पैसे ले लो, हमने कैश कर दिया क्रेडिट कितने से? 2 लाख रुपए से, और हमने डेबिट कर दिया CWIP 2 लाख रुपए से, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये अभी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे बताओ आपने इस 5 लाख रुपए में से एसेट पे कितने लगाए? 2 लाख रुपए, ये आ गया। अब आपको ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाईजान आपके एसेट पे 2 लाख रुपए नहीं लगे, सिर्फ आपने ये जो फंड्स बोरो किए ना इसके ऊपर आपको पे करना है एक इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने कहा इंटरेस्ट पे करना है, मतलब उसने कहा आपने जो ये फंड्स बोरो किए हैं ये फ्री में किए हैं या इसके ऊपर कोई कॉस्ट लगेगी? कॉस्ट लगेगी, उसको हम कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? बोरिंग कॉस्ट। वापस से आपने लोन कितने का लिया, सामने कितने दिए, तो क्या बाकी नहीं दोगे? देंगे, पर एसेट पे जितने पैसे लगे वो कैपिटलाइज होंगे ना। तो कोई आपसे पूछे आपको अब तक कितने का एसेट पड़ गया, आप बोलेंगे 2 लाख रुपए का। बट एक और चीज भी तो है, एक और चीज भी तो है कि कोई आपको बोलेगा बस 2 लाख रुपए का। नहीं नहीं भाई, इस एसेट को बनाने के लिए मैंने जो लोन लिया था वो तो कॉस्ट में गया, वो तो जो पैसे लगाऊंगा वो तो होंगे ही होंगे, साथ में आप लोगों ने कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बियर की है। वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट को हम कहते हैं फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करूं कि इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट 10% है, तो ये 50,000 रुपए दूंगा किसको? बैंक को। वेरी गुड, यहां पे एंट्री बनाते हैं। 50,000 रुपए जो बैंक को दूंगा तो मैं यहां पे एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल कितने से? 50,000 रुपए से। यूजुअली आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, पर आप बोलेंगे वो मेरा एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट का खर्चा है। तो क्या मैं इस 50,000 रुपए को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाऊं? यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने CWIP में 50,000 रुपए कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, अब एक दो बातें कर लेते हैं। मेरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, चल रहे हैं। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे मेरे ऑपरेशंस के लिए लोन चाहिए।
तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देता हूं वो पीएनएल में जाता है एक्सपेंस के तौर पे। यहां पे एसेट में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो कह रहा है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। आप खुद सोचें, अगर आपके पास, आपको अगर ये एसेट बनाने की नीड ना होती तो क्या आप ये लोन लेते? तो क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट आता? नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 5 लाख रुपए का लोन किससे लिया? बैंक से। वो 5 लाख की लायबिलिटी है टुवर्ड्स बैंक, पैसे आ गए। अब ये पैसे यूज होंगे क्या बनाने में? एसेट बनाने में। जैसे जैसे मैं पैसे एसेट पे लगाता रहूंगा वैसे वैसे वो एसेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। पर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जो प्योर पैसे तुम एसेट पे लगा रहे हो, क्या सिर्फ वो कैपिटलाइज होगा या ऊपर जो पे कर रहे हो वो भी? पर आपसे सवाल ये कि वो जो ऊपर पे कर रहे हो किसको कर रहे हो? बैंक को। तो अल्टीमेटली आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये जो ऊपर पे कर रहे हो बैंक को, किसके लिए पे कर रहे हो? एसेट के लिए। तो क्या वो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी जेब पे लगी, क्या वो भी आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे? यस सर, डेफिनेटली करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो फंड्स बोरो किए हैं, अच्छा आपका सवाल पता है क्या होना चाहिए कि सर आपने बोरो तो 5 लाख किए हैं, लगाए तो 2 लाख हैं, आप इंटरेस्ट पूरे पे लगा रहे हैं, तो आपने लोन पूरा किसके लिए लिया है? एसेट के लिए। पहले बताओ, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट की कहानी समझ आती है? ये स्टैंडर्ड इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि आपने अगर फंड्स को बोरो किया और फंड्स को बोरो करने पे कोई कॉस्ट पे की है तो वो कॉस्ट भी एसेट का पार्ट है। और अगर तसव्वुर करो पूरे सवाल के अंदर, अगर ये कैपिटलाइजेशन गलत हुई तो क्या डिस्क्लोजर भी गलत, डेप्रिसिएशन भी गलत? तो आपने पूरा स्टैंडर्ड यही सीखना है मेरे साथ। तो अगेन, हम IAS 23 में क्यों आए? आपका जवाब होगा कि सर क्योंकि जब हम फंड्स को बोरो करते हैं, वो पैसा तो लगाते हैं, पैसा लगाना अलग बात है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो दूंगा किसको? बैंक को। पर वो कॉस्ट यहाँ कैपिटलाइज होगी। अच्छा, अगर मुझे बात बताओ, समझने की बात है, अगर मैं एक बना बनाया एसेट खरीदूं, रेडीमेड, यानी मुझे अगर ये LCD चाहिए तो मैं मार्केट गया, मैंने कहा LCD कितने की है? उसने बोला भाई ये 50,000 रुपए की LCD है। मैंने बैंक से लोन लिया कितने का? 50,000 रुपए का। सही ले लिया लोन, मैंने उसको दे दिए। एसेट रेडी फॉर यूज है, क्या इसके ऊपर सूद दूंगा? यस। वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। नहीं, गलत, क्योंकि एसेट अवेलेबल फॉर कंडीशन में जब हो जाता है उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस आउट होते हैं। यानी वो कह रहा है जब तक तुम बना नहीं लेते तब तक तुम कैपिटलाइज करोगे, उसके अलावा तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? कॉपी करें इसको जल्दी से। इंटरेस्ट पूरे पे, क्योंकि ये पूरे 5 लाख एसेट के लिए हैं, तो आज नहीं कल तो लगेंगे ना पैसे। ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ जी, सारे बच्चों जल्दी से। एक बेसिक बात की हमने, वेरी गुड। जो अमाउंट CWIP में होगा सिर्फ वो कैपिटलाइज होगा। नहीं, आप कहें जो PP हम खुद बनाएंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज होगा। यूजुअली तो आप लोगों ने ये सीखा हुआ है ना, 5 लाख रुपए की चीज खरीदी, कहानी खत्म। पर हम ये कह रहे हैं वो 5 लाख की चीज बनानी है, और वो भी अपने पैसे से ही बोरो करके, और तो उस बोरो करने पे जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे बोरिंग कॉस्ट। तो सवाल ये था कि क्या उस बोरिंग कॉस्ट का करें, क्या एक्सपेंस बुक करें या कैपिटलाइज करें? कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ये अच्छे से कॉपी करें। हाँ जी, हो गया डन। ओके,
अब हम आते हैं अपनी एक बेसिक एग्जाम्पल के ऊपर। पहले तुमने समझ लिया ना कि बोरिंग कॉस्ट कर क्यों है, क्योंकि आप सीख रहे हैं कैपिटलाइजेशन, और अगर आपकी कैपिटलाइजेशन आपको नहीं आती है तो मतलब पूरा सवाल गलत है। सही है। वापस हमने कहा ये कंपनी है, सही है, इसको बनानी है एक मशीनरी, इसके पास पैसे नहीं है, ये किसके पास चला गया भाई? बैंक के पास। अब फोकस होकर सुनना कहानी। बैंक ने इसको लोन प्रोवाइड किया है 1.2 मिलियन का, सही है, ऑन जनवरी 1, 2022 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। और फिर मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको कि ये जो लोन लिया गया है ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी के लिए लिया गया है, यानी सिर्फ मशीनरी के लिए। तो यानी इसके ऊपर जितना भी ऊपर तुम पे करोगे वो मशीनरी के लिए ही है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्योंकि अगर ये लोन नहीं होता, मशीन भी नहीं होती, तो उसके ऊपर जो लगने वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो भी तुम उसी के लिए पे कर रहे हो, पर कब तक? जब तक वो रेडी नहीं हो जाता। क्लियर है? पक्की बात है। ओके आगे। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन विल स्टार्ट फ्रॉम 2024। मैंने आसानी के लिए रीपेमेंट अभी नहीं की। देखो आपने लोन कब लिया, जल्दी बताओ? 2022 में। क्लियर है? 2022 में लोन लिया है आपने, और मैं यहां पे आपको नीचे लिख के दे रहा हूं कि आपकी रीपेमेंट जो शुरू होगी वो कब होगी? 24 में। यानी अभी कोई इंटरेस्ट की और लोन की दोनों की रीपेमेंट नहीं है, सिर्फ अक्रूवल बुक होगा। एग्रीड है? टू कीप इट इजी, सिंपल। आगे हमने कहा कोटेड प्राइस ऑफ मशीनरी है 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन में मशीनरी बनेगी। पेमेंट प्लान उसने दिया हुआ है कि यार जनवरी 1, 2022 पे 3 लाख रुपए हमें उसको पे करना है। क्या जनवरी 1 पे हमारे पास पैसे आ गए थे? बैंक से आ गए थे। अच्छा, फिर जुलाई में हमें पैसे पे करने हैं कितने? फिर नवंबर में पे करने हैं। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से नवंबर 1 के बाद ना ये साल यहाँ खत्म हो गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग करनी है ना आपने, साल यहाँ पे खत्म हो गया। आओ एक एक करके प्यारी प्यारी एंट्री बनाते हैं जल्दी से। हमने कहा सबसे पहले मुझे बताओ जनवरी 1, 2020 पे आपको लोन मिला, आपने कैश किया डेबिट, 22 है ना, सॉरी, कैश किया डेबिट और लोन पेएबल कर दिया भाई 1.2 मिलियन से। ये आ गया आपके पास हिसाब किताब 1.2 मिलियन का। अच्छा, क्या मैं इस लोन को स्पेसिफिक लोन कह सकता हूं? स्पेसिफिकली एसेट के लिए, ऐसा ही है ना, स्पेसिफिकली एसेट के लिए। ओके, अब हमने कहा ये लोन आ गया, ये लोन किसकी तरफ है? बैंक की तरफ। क्या इसकी कोई रीपेमेंट है? नहीं है। 24 में इंटरेस्ट और लोन दोनों 24 की बात है, अभी कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अब हमने कहा कि भाई अब इसमें से मैं 1 जनवरी को 3 लाख रुपए किसको दूंगा? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को। तो हमने कहा भाई इसी दिन के ऊपर आपने CWIP को किया डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट, कितने से? 3 लाख रुपए से। अच्छा, जल्दी से मुझे सोच के बताओ, क्या इस एंट्री के बाद तुम लोगों का लोन कम हुआ या कैश? लोन अपनी जगह है। बैंक बोलेगा भाईजान आपने मुझे तो कुछ नहीं पे किया, मेरा पैसा किसी और पार्टी को दे रहे हो और उससे अपना एसेट बना रहे हो, मेरा लोन अपनी जगह है, मुझे लोन पे इंटरेस्ट पूरा चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। मुझे बताओ सर, फिर आपने पेमेंट कब की? जुलाई 1। हमने कहा सर जुलाई 1, 2022 पे कितने पैसे दिए आपने? 4 लाख रुपए। आपने फिर एंट्री बनाई होगी सर CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से भाई? 4 लाख रुपए से। यह आ गया हिसाब किताब। अच्छा भाई, फिर अगेन तुमसे पूछता हूं, जुलाई में जो तुमने 4 लाख रुपए पे किए, किसको पे किए? कॉन्ट्रैक्टर को। क्या लोन हिल गया या अपनी जगह है? लायबिलिटी अपनी जगह मौजूद है, पैसा यूज हो रहा है। ओके, हमने कहा सर इसके बाद आपके पास नवंबर में फिर एक और पेमेंट है। आपने कहा नवंबर 1, 2022 CWIP हो जाएगा आपके पास
डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट कितनी है भाई? 2 लाख रुपए। अच्छा, यहां पे आके मैं रुक गया क्योंकि मेरा 31 दिसंबर ईयर एंड है, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल्स बनेंगे, रिपोर्टिंग होगी। पर मुझे बताओ, मैं साल क्लोज करने लगा था, बैंक ने बोला भाईजान मेरा इंटरेस्ट कौन बुक करेगा? आप पेमेंट भले ही मुझे 2024 से करेंगे, पर मुझे 1 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो देंगे ना। चलें, हमने कहा कि सही है भाई, आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी देते हैं। तो हमने कहा 1.2 मिलियन का लोन आपने ऑब्टेन किया है जनवरी 2022 में। इसके ऊपर कब तक सूद लगेगा? 31 दिसंबर 2022 तक। कितने महीनों का? और हम वहां पे गए, हमने देखा सर रेट कितना है? 10%। तो हमने 10% इंटू 12/12 किया होगा, तो आ गया 1,20,000। अच्छा, बैंक को मैं कहूँगा भाई 31 दिसंबर पे मैंने एक एंट्री बनानी है 2022 में, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? 1,20 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करूं? CWIP क्यों? क्योंकि ये जो लोन लिया गया था उस एसेट के लिए लिया गया था, तो इसके ऊपर आने वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी टेक्निकली एसेट के लिए। क्योंकि आपसे कोई पूछे आपको एसेट कितने का पड़ गया अब तक, तो आप बोलोगे प्लीज सुनना, आपने कॉन्ट्रैक्टर को 3 दिए, फिर 4 दिए, फिर 2 दिए, 3 4 2 कितने हो गए? 9 लाख रुपए आप आज तक असल में लगा चुके हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इसके ऊपर कुछ लगा था, आप बोलोगे यस। क्या लगा था? इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे वो मिला के बताओ कि एसेट कितने का पड़ गया। क्लैरिटी है? ओके। तो अब हमने कहा कि भाई इसमें मैं CWIP 1,20,000 रुपए से ये डेबिट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि सर अगर मैं पहले साल की बैलेंस शीट बनाऊं, पहले साल की बैलेंस शीट बनाऊं, और बैलेंस शीट जो आपकी पहले साल की है वो जल्दी से मुझे बताओ कि 31 दिसंबर 2022 की है। आपकी बैलेंस शीट में आ रहा होगा नॉन करंट एसेट। सही हो गया जी? नॉन करंट एसेट आपके पास आ रहा होगा CWIP। सही जी? 9 लाख रुपए जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिए प्लस 1,20,000, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं बेसिकली। तो ये कितना हो गया? ये आ जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मुझे बताओ बैलेंस शीट में PPE कितने का आ रहा होगा? 10-20 का। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आपके पास कोई करंट लायबिलिटीज के अंदर कोई इंटरेस्ट पेएबल आ रहा होगा? कितने का? हम बाकी चीजें नहीं दिखा रहे बैलेंस शीट में। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं प्रॉफिट और लॉस बनाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस बनाऊंगा, तो क्या प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा? क्यों? क्योंकि वो कैपिटलाइज हो गया है, वो आपने एक्सपेंस आउट नहीं किया। जल्दी से इस पहले साल को कॉपी करो अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन, तो आगे लेके चलूं। ऑनलाइन वालों बच्चे जल्दी बताओ, बात क्लियर है यहां तक? जल्दी से। ओके जी, जल्दी से कॉपी करें इसको।
स्क्रॉल करूं? आप लोगों ने इस साल एसेट को डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि सर वो रेडी फॉर यूज ही नहीं हुआ। जब रेडी फॉर यूज होगा तो हम डेप्रिशिएट करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि हम इवेंट वाइज लेके चल रहे हैं ना, तो हम इवेंट वाइज मेंटेन कर रहे हैं कि इस दिन पे ये हुआ होगा, क्लैरिटी के लिए। जनवरी 1 को लोन आया ना, अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है कि आप मुझे जनरलाइज करके दें, जनरल एंट्रीज बना के दें, तो मैं अकाउंटिंग भी कवर करूंगा और रिपोर्टिंग भी कवर करूंगा। सही है? इवन हमने कैश लोन भी तो यही किया था कि हमने एक एक अकाउंटिंग सीखी थी। कुछ भी पूछ लेता है, वो बोलता है कि भाई या तो आप डिस्क्लोजर बना के दे दो, तो आज मैं जो होमवर्क दूंगा उसके अंदर पूरा डिस्क्लोजर होगा और उसके साथ ये भी होगा। हो गया जी ये? ये कॉपी कर ले तो हम अगला साल शुरू करें। आती है, वो आगे सीखेंगे कि जो सरप्लस पैसे होंगे ना उस पर इनकम आएगी, तो वो आगे सीखते हैं। अभी सब अगर एक ही में डाल देंगे ना तो सा मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, डन विथ ईयर 1। ओके जी, अब आते हैं ईयर 2 पे। आपको ये पता है पहले साल में आपके पास जो CWIP मौजूद है वो 1020 का मौजूद है। एग्रीड? हम अगले साल आए, अगले साल में मार्च 1 2023 को 3 लाख रुपए दे के मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। हमने कहा कोई मसला नहीं सर। हमने नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 पे एक एंट्री बनाई होगी, कैश, क्रेडिट और CWIP डेबिट। कितने से भाई? 3 लाख रुपए से। ये भी हमने कंस्ट्रक्टर को दी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को टेक्निकली पूरे 12 लाख रुपए दे चुका हूं, ऐसा ही है? चलें, ओके। हमने कहा सर पर मसला ये है कि अब मेरे पास जनवरी 1 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक मेरे पास लोन जो मौजूद है, लोन अमाउंट तो यही है ना, क्योंकि इसमें से आपने कुछ रीपे तो नहीं किया, उल्टा इंटरेस्ट जमा होता जा रहा है। वो तो आपके टर्म्स है ना कि आपने इंटरेस्ट कब पे करना है, 24 में जाके। तो अभी इंटरेस्ट अक्रू तो होता रहेगा हर पीरियड के अंदर। मैंने कहा 1.2 मिलियन पे 10% 12/12 करूं तो कितना आता है? 1,20,000 का फिर आ गया। पर अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि इसके आप बना दें 2 हिस्से। 2 हिस्सों में एक हिस्सा आपका CWIP में जाएगा और दूसरा PNL में। मैंने कहा CWIP में कब तक जाएगा? जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद आप कहोगे लोन था, हाँ भाई वो तो हमने अपने लिए, आप ऑपरेशंस के लिए पढ़ा हुआ है ना।
नहीं किया तो नहीं किया, पेपर एसेट कंप्लीट हो गया, वो रेडी फॉर यूज है। उसके ऊपर अगर कोई खर्चा होता है बाद में, अनलेस के वो उसकी एफिशिएंसी या उसकी लाइफ बढ़ाए, तब तक कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होती है। तो क्या इंटरेस्ट से कोई एफिशिएंसी बढ़ेगी? उसके बाद तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी ना। तो अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, FAR2 तो 10:30 बजे, ओके। CWIP, अब मुझे बताओ इसी में ये अगर 12 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं 1,20,000 को 12 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करूं 3 से, 30,000, और ये कितना हो गया फिर 90,000। तो सर ये आपने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि बेटा वो बैलेंस शीट और PNL दोनों के एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, तो आपको PNL पे भी कंट्रोल रखना है और बैलेंस शीट पे भी रखना है। तो सर यहाँ पे मैं एक एंट्री बनाता हूँ ना, यहाँ पे आप एक एंट्री बनाएं, आपने इंटरेस्ट पेबल तो बैंक को पूरा ही देना है। बैंक कहेगा भाई तुम डेबिट कुछ भी करो, मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए। CWIP में कितने फेंकें? और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 90,000। ये तो हिसाब किताब हो गया, पर आपको क्या लगता है क्या ये PP कंप्लीट हो चुका है? यस। तो क्या CWIP में रखूं या ट्रांसफर कर दूं? ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ट्रांसफर करने के लिए CWIP को मैंने किया क्रेडिट, सही है। इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको भी ऊपर ले जाते हैं। हाँ जी, CWIP को कर दिया मैंने क्रेडिट। स्क्रीन उधर हो गई, चलो अभी इसको सही करवा देते हैं, उसको बुला के। CWIP को मैंने कर दिया क्रेडिट। अच्छा, CWIP को क्रेडिट करूंगा कितने से? जितने से वो डेबिट हुआ हुआ है। आपने क्या 9 लाख रुपए, या सिंपल रखते हैं ना, 10200000 रखा हुआ था, 3 लाख रुपए आपने इसमें और डाले और 30,000 और डाले, तो ये कितना आता है? 13। और सर आपके पास मशीन आ गई 1350000। सर मुझे ये नहीं बात समझ आई, आपने तो मशीन को बनाने का जो सौदा किया था वो तो 12 लाख में किया था, ये महंगी कैसे हो गई? इंटरेस्ट की वजह से ऊपर पैसे लगे। ऊपर किस वजह से लगे? एसेट्स को बोरो करने के लिए, कॉस्ट के लिए। तो वो कॉस्ट ही तो हमने कैपिटलाइज की है। तो अब ट्रू डिपिक्शन है ना कि असल में एसेट इतने का पड़ गया, क्योंकि वो कॉस्ट भी आपकी जेब से इंक्रीमेंटली लगी है। एग्रीड है? अब अगर मैं कहूं कि इसकी लाइफ है 10 साल, तो क्या ये डेप्रिशिएट होगा? तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हमारी अजम्पशन है लाइफ इज 10 ईयर्स। तो हम यहां पे एक एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9 मंथ्स। बिल्कुल। तो आप यहां क्या करेंगे भाई? आप यहां पे करेंगे 1350000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9/12। कितना आता है? 101। अब आप तसव्वुर करें कि एग्जामिनर आपको सवाल के अंदर एक डिस्क्लोजर में ओपनिंग दे दे, बोले ये ओपनिंग PP बनता हुआ आया है, फॉर द ये इतना खर्चा हुआ है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो तो सिर्फ एक झलक बताई है मैंने कि ये हो सकता है। क्लैरिटी है? दूसरे साल को कॉपी करें जल्दी से। हाँ 1 मिनट, या उसको बता देते हो? ये मेरे ख्याल से निकाल के वापस लगाएगा वो। साथ आएगा अभी, तभी तो मैंने इसके साथ ही रखा ना, मैं इसके साथ ही कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको अलग से देखने की कोई नीड नहीं है। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वाले हो रहा है ना, आसिम मोहम्मद फरीद, क्लियर है ये? जल्दी बताओ। ओके गुड।
अच्छा बैलेंस शीट में वैसे ही बताओ जब तक वो सही करे। बैलेंस शीट के अंदर लोन कितना दिख रहा होगा? 1.2 मिलियन का, क्योंकि वो अब तक चेंज नहीं हुआ। बैलेंस शीट में लोन चेंज नहीं हुआ, वो वैसा ही दिखेगा। या इसका परमानेंट हल करा दो यार। आगे थैंक यू। हाँ जी जल्दी कॉपी करें तो हम इसमें एक चीज़, एक सवाल ही कर लेते हैं ना इसके बाद। आपको पता है बोरिंग कॉस्ट में आपको पूरी मेहनत किसके लिए करनी होगी? इस 1350 के लिए। ये अब सोचने का तरीका बताऊं, आप एडिशन लिखते हैं डिस्क्लोजर में, तो पीपी के डिस्क्लोजर में एडिशन में आएगा ये, समझे? तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। यस ये वाली अमाउंट आएगी, तो ये निकालना सीखी कि कैसे आती है, फिर वो उस पर बुक होगा डेप्रिसिएशन। सही है ना? तो आप सोचो अगर बोरिंग कॉस्ट नहीं आता तो पूरे सवाल में ये अमाउंट भी गलत आएगी, और अमाउंट भी गलत आएगी तो फिर नीचे भी गलत। तभी पासिंग रेशियो इतना कम है, क्योंकि बच्चा अलग अलग तो देख लेता है, साथ नहीं देखता। तो हम उसको मिला के करेंगे। सही जी। अब इसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी आ जाएगा, रीवैल्यूएशन भी आ जाएगा, तो सब एक साथ कवर हो जाएगा। तो वो बेफिक्र रहें आप। कल मैं प्रोबेबली शायद क्लास लगाऊं 2.5 घंटे की, क्योंकि मैं जब वहाँ यूरोप जाऊंगा ना, वीज़ा लग गया मेरा। थैंक यू भाई। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाले जो 4-5 दिन है ना, मैं कोप अप करके जाऊँ। सही है? पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ क्लास के अंदर। सही हो गया जी? ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो। शुक्रिया जी। 5 दिन, शुक्रिया यार। कश्मकश चल रही थी कि लगेगा नहीं लगेगा। असल में पाकिस्तानी इसके लिए वीज़ा बड़े मुश्किल हो गए हैं आजकल, इस वजह से। 1 मंथ के लिए भाई, तो तुम्हें पढ़ाऊंगा कब? 5 दिन काफ़ी हैं, अच्छे से घूम लेगा बंदा। चलें जानी, ये बताएं हो गया ये? अब आपके पास बैलेंस शीट के अंदर, सोच के बताना, बैलेंस शीट के अंदर क्या कोई CWIP आ रहा होगा? क्यों? एसिड हो गया ना, तो असल एसिड हो गया। चलें, पर क्या अब आपके पास बैलेंस शीट में वो एसिड बिफोर डेप्रिसिएशन होगा या आफ्टर? आफ्टर। इसके बाद आ रहा होगा, नेट आ रहा होगा। क्लियर है? वो हम कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चलेंगे कि रिपोर्टिंग क्या क्या चल रही है। चलें, अब हम यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया, शराइत क्या है? अभी तो हमने देख लिया ना, पर अभी हम उसको और अच्छे से IFRS की नज़र से देखते हैं कि आपको कब अलाउड है कि आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। सही है? ओके। हमने कहा कि सर सबसे पहले यहां पे हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट इंकर होना क्या लिखा भाई? इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो चुका हो। दूसरा, एसिड पे काम शुरू हो चुका हो। तीसरा, एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका हो। अब ये तीनों चीज़ें मैं भी आपको 1 मिनट की एग्जांपल में समझा देता हूं। आ जाओ। मैंने कहा कि भाईजान यहां पे जनवरी 1, 2022 पे मैंने कोटेशन ली कि एसिड बनेगा 1.2 मिलियन का, कोटेशन ली। सही है?
मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज 31 मार्च 2022 पे लोन ऑब्टेन किया 1.2 मिलियन का। आप लोगों ने बताना है, नीचे लिख चुका हूं मैं, अब दिमाग चलाना है थोड़ा सा, सही है। एसेट का जो काम है वो शुरू हुआ है 28 फेब से। वापस 1.2 मिलियन की कोटेशन ली, एसेट का काम शुरू हो चुका है 28 फेब से, और मैंने कुछ अपने रिसोर्सेज में से पैसे दे दिए होंगे, तो पेमेंट भी हो गई, काम भी शुरू हो गया, सही है। मुझे बताओ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज 28 फेब से होगी या पहली मार्च? 31 मार्च से ना। अच्छा, 31 मार्च से इसलिए कैपिटलाइज होगी क्योंकि लोन ही उस वक्त आया, इंकर होना ही बोरिंग कॉस्ट तब से शुरू हुई। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो चुका हो। बात समझ आ रही है? तो इंटरेस्ट इंकर होना कब से शुरू हुआ है? 31 मार्च। तो कैपिटलाइजेशन भी कब से होगी? 31 मार्च से। पहले बताओ इस बात पे एग्रीड है? अच्छा, तो एसेट पे काम शुरू हो चुका था, पेमेंट हो चुकी थी, अपने रिसोर्सेज से कुछ पेमेंट की होगी, बाकी लोन ले लिया। तो मैंने कहा जो अपने रिसोर्सेज से पेमेंट की वो तो CWIP हो चुका होगा ना, तो जो मजीद पैसे देने वो लोन से दूंगा। तो भाई लोन जब आया तब से कैपिटलाइज होगा ना। पहला क्राइटेरिया क्लियर है। और दूसरी एग्जांपल पूछते हैं तुमसे। आप अज्यूम करें कि आपने लोन ले लिया लेट्स से जनवरी में। यहां पे एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल 2। पहली तो हो गई ना, एग्जाम्पल 2। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं, लोन ऑब्टेन हो गया जनवरी 1, 2022 पे, सही है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 फेब से, सही है। हमने फर्स्ट एक्सपेंडिचर या पेमेंट की 31 मार्च को। अब मेरे बहुत बारीक सवाल होंगे, वो सुनना। इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? जनवरी से। इंटरेस्ट लगना जनवरी से शुरू होगा, इंकर होना हो जाएगा शुरू। ऐसा ही है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाला, ऐसा है? बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से। अच्छा, कैपिटलाइज कब से होगा? 1 फेब या 31 मार्च? 31 मार्च। कंडीशन देखो, इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो चुका हो, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो, एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका हो। एक्सपेंडिचर तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके उसने मुझे बिलिंग ही नहीं की, तो मेरा एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ ना। देखो देखो, मैंने आपको काम दे दिया, आपको ठेका दे दिया, मैंने कहा भाई ये बिल्डिंग बनानी है। आपने बिल्डिंग पे अपने तौर पे काम शुरू कर लिया। आपने मुझे पहली इनवॉइस कब की? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पहली मार्च को मुझे इनवॉइस की तो मेरा एक्सपेंडिचर कब हुआ? 31 मार्च को। तो मैं ये कहूँगा ना, मेरे लिए तो एसेट उस दिन खर्च होना शुरू हुआ, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बना ना। तो ये 3 क्राइटेरिया आपकी किताब में पहले पेज पे लिखे हुए हैं, बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में। शेड टेक्स्ट खोल के देखना भाई, वो क्या क्या रहा है। 3 क्राइटेरिया हैं कैपिटलाइजेशन के। पहला जल्दी बताओ, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो। दूसरा, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो। तो क्या एसेट पे काम शुरू होना और आपके पास इसकी इनवॉइस आना दो अलग अलग बातें हैं ना। अच्छा, फिर वो कहता भी है बेसिस ऑफ कंक्लूजन में कि लीस्ट लाइकली है कि तुम्हें इनवॉइस ना आई हो, उसी दिन आ जाती है इनवॉइस, उसी दिन आ जाती है। पर अगर फ्रॉम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखो तो हमें तो सब कवर करना है ना, सही है। फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे ना। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे लोन कब लिया था मैंने? तो इंटरेस्ट लगना तो शुरू हो गया, मुझे देखना कैपिटलाइज करूं
या ना करूं, एग्रीड। अच्छा कैपिटलाइज करूं या ना करूं, पहले मुझे देखना है काम हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। एक्सपेंडिचर इंकर हो गया, क्लियर है, पक्की बात है। तो एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा हो, काम हो रहा हो, इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, ये तीनों क्राइटेरिया इस बात की निशानी है कि आपका वाकई एसेट बन रहा है। और अब आप उस पर इंटरेस्ट क्या करें, कैपिटलाइज करें, क्योंकि वरना पता है लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने जो भी लोन लिया हुआ है उसके लिए लिया हुआ, अब जब बनना शुरू होगा, जब इंकर होगा तब की तब देखेंगे। तो क्या वो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बचा के कैपिटलाइज कर देंगे? वो तो बिला वजह सेविंग करेंगे, जबकि होना नहीं चाहिए। चलो इसकी एक और एग्जांपल बनाते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं, तो जनवरी के मंथ का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस हो जाएगा, यहां पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, और इस पूरे मार्च का भी होगा, मार्च के ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज होगा, अप्रैल से कैपिटलाइज होगा। यानी हम लिख देते हैं यहां पे कैपिटलाइज फ्रॉम 1 अप्रैल। अब देखो ये कितनी बारीक चीज है एग्जाम में। अब ये आपने गलत पिक किया तो आपका एडिशन गलत, और फिर एग्जामिनर इसी पे बोलता है कि भाई ये तो मार्क्स ही नहीं देगा वो आपको। मार्च का भी एक्सपेंस आउट होगा क्योंकि पूरा महीना गुजरने के बाद आपने पेमेंट की है। तो हम डेट्स का ख्याल रखते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल बनाते हैं तुम्हारे लिए, फिर तुम बताओ तो हम क्लास को क्लोज करें। फिर एक सवाल दे दूंगा मैं आपको इस पे चिपका के। एग्जाम्पल 3, मैंने कहा कि अगर मैं लोन ऑब्टेन करूं कोई जनवरी 1, 2022 पे, सही है, और मैं ये कहता हूं कि मुझे यहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और एक्सपेंडिचर भी हो गया, और वो हुआ है 1 फ़रवरी। तो इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से। अच्छा कैपिटलाइज कब से होगा? 1 फ़रवरी से। तो पहले आपने आगे क्यों किया था? एक्सपेंडिचर इनकम नहीं है, तो यहां पे हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन यहां शुरू हो जाएगी, सही है, और यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लगेगा वो पीएनएल में जाएगा। क्लियर है भाई, पक्का? अच्छा इंटरेस्ट, ये तो तुम यूं ही बता दोगे, इंटरेस्ट लगेगा कब तक? एसेट कंप्लीट ना हो जाए, हमने किया था ना अभी। तो एसेट कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लगता रहे, कैपिटलाइज नहीं होगा, सिंपल। क्योंकि उसके बाद उससे कोई उसकी एफिशिएंसी वगैरह नहीं बढ़ रही है, वो जब तक की थी, जब तक आपने कहा भाई मैं बियर कर रहा था इसके लिए, उसके बाद अगर मेरी ना आए लिए मैंने उसको नहीं रीपे किया, तो फिर ये नहीं कह सकता कि ता कयामत वो उस पर चिपकता रहेगा। क्लियर है?